नमस्कार, मधुर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस पाठ पर बात करेंगे वो हिंदी बी के सिलेबस में लगा हुआ पाठ है गांधी जी और भाषा समस्या। इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। जैसा कि इसके शीर्षक को हम देख रहे हैं गांधी जी और भाषा समस्या, तो हमें ये शीर्षक समझ लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जिस भाषा समस्या की बात की जा रही है और गांधी जी के साथ में बात की जा रही है, तो ये बहुत स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के दौरान भाषा, हमारी जो हिंदुस्तानी भाषाएं थी, भारतीय भाषाएं थी, उनके अस्तित्व को लेकर जो एक संघर्ष चल रहा था और उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो कदम ज़रूरी थे, उन सब को लेकर इस पाठ में चर्चा की गई है। साथ ही जिस भाषा से हमारी भारतीय भाषाओं पर खतरा मंडरा रहा था वो भाषा थी अंग्रेज़ी। तो यहाँ जो भाषा समस्या थी वो अंग्रेज़ी बनाम हिंदुस्तानी थी और साथ में हिंदी थी। तो ये पूरी की पूरी भाषा समस्या जो रही है अंग्रेज़ी बनाम हिंदी, हिंदुस्तानी और भारतीय भाषाएं, तो इन सब को लेकर इस पाठ में चर्चा की गई है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस चैप्टर में गांधी जी ने इस समस्या को लेकर किस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए हैं, किस प्रकार देश के विभिन्न कोनों में जाकर उन्होंने किस तरीके से भाषा की समस्या को लोगों तक पहुंचाया और उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए और उनके प्रयत्न और सुझाव कितने कारगर साबित हुए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने शुरू से इस चैप्टर की शुरुआत में ही उन्होंने बताया कि गांधी जी ने जब से उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ, भाषा समस्या पर लिखना पढ़ना और उस पर चर्चा करना उन्होंने तब से ही शुरू कर दिया। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ये मानते थे कि भाषा समस्या को लेकर जितना गहन चिंतन, जितने प्रयत्न, जितने प्रयास उन्होंने किए, उतनी गंभीरता से किसी और राजनेता ने नहीं किए थे। और यही कारण है कि भाषा समस्या आज के दौर में भी हमारे सामने खड़ी हुई है, वो समस्या आज तक भी सुलझी नहीं है। गांधी जी ने की बात करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है इसमें कि उन्होंने अपनी भाषा नीति के तहत 6 सूत्र दिए थे। उन 6 सूत्रों के तहत उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रयास किए और उन्होंने बहुत मतलब शिद्दत से लोगों के भीतर राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम जागृत करने का, हिंदी के प्रचार प्रसार का उन्होंने बहुत ईमानदारी से प्रयत्न किया। इसके बारे में उन्होंने 6 सूत्रों के तहत उन्होंने बात की है। उन्होंने बताया कि गांधी जी की भाषा नीति का जो पहला सूत्र था वो सूत्र था भाषा समस्या का समाधान जनता के हित में हो। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी ये चाहते थे कि भाषा समस्या का जो समाधान है वो राजनेताओं के हित में ना होकर आम जनता के हित में होना चाहिए, क्योंकि भाषा के प्रयोक्ताओं के तौर पर जो लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनमें राजनेता कम और आम जनता अधिक होती है। इसलिए जब हम भाषा समस्या की बात करते हैं, उसके समाधान की बात करते हैं, तो जहन में आम जनता का होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने इस सूत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनेताओं को ये मानना चाहिए कि उन्हें स्वराज के लिए जो संघर्ष करना है वो आम जनता के साथ करना है और आम जनता के लिए करना है। यदि स्वराज उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, तो ये स्वराज बहुत थोड़े से लोगों के लिए होगा। हमें पूरे देश के लिए स्वराज चाहिए। हमें निरक्षर, गरीब, अनपढ़, किसानों, स्त्रियों, अछूतों, इन सब के लिए हमें स्वराज की आवश्यकता है। और स्वराज हमें तभी मिल सकता है जब हम उसे अपनी भाषा से जोड़कर उस पर हम प्रयत्न करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनेता जनता की भाषा से नहीं जुड़ पाएगा वो जनता के हित में बहुत अधिक कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि भारत के में अगर हम किसी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में देख सकते हैं तो वो भाषा है हिंदी, और हिंदी के माध्यम से ही हम स्वराज को हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अपना पहला सूत्र बताया वो बताया कि भाषा समस्या का समाधान जनता के हित में होना चाहिए, इसलिए जनता की भाषा हिंदी को राजनीतिक स्तर पर हमें अपनाना चाहिए और हर नेता को उससे जुड़ना चाहिए। ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो
देश व्यापी संघर्ष है, उस संघर्ष में दो खेमे हैं, एक है राजनेता और दूसरा है आम जनता। इन दोनों खेमों के बीच में एक जो दीवार के रूप में खड़ी है वो है अंग्रेजी भाषा, क्योंकि दोनों के बीच में संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। जब तक राजनेता और आम जनता के बीच में सही संपर्क स्थापित नहीं होगा तब तक स्वराज मिलना बहुत मुश्किल है। और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि इस दीवार को, अंग्रेजी की दीवार को तोड़कर हमें अपनी भाषा हिंदी को अपनाना पड़ेगा और उसे ही संपर्क भाषा के रूप में राजनीतिज्ञों को जनता से संपर्क करने के लिए अपनाना होगा। तो ये था उनकी भाषा नीति का पहला सूत्र। उन्होंने अपनी भाषा नीति के तहत अपना दूसरा सूत्र बताया था कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजी के प्रभुत्व को खत्म करना होगा। उन्होंने इस चैप्टर की जो एक विशेषता है वो ये है कि इसमें जगह जगह पर रामविलास शर्मा जी ने डेट के साथ, तारीखों के साथ, सन के साथ गांधी जी के कुछ वक्तव्यों के उद्धरण दिए हैं, कोटेशंस दिए हैं, जो कि इस चैप्टर को बहुत विशेष बनाती हैं। इस दूसरे सूत्र को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1909 में गांधी जी ने जो लिखा था उसके बारे में उन्होंने बताया कि मातृभाषा का जो लोग अपमान करते हैं वो सचमुच देश का भला नहीं कर सकते। यहाँ पर जिन लोगों की बात की जा रही है वो लोग राजनीतिज्ञ भी हैं, वो लोग विद्यार्थी भी हैं, वो लोग भी हैं जो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये माना कि जो लोग अपनी भाषा को छोड़ देते हैं या अपनी भाषा के प्रति शर्म महसूस करते हैं, सच्चे अर्थों में वे लोग देशद्रोही कहे जाने के योग्य होते हैं। उन्होंने न केवल हिंदी की बात की थी बल्कि उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं के विकास की भी बात यहाँ पर की थी, उनके सम्मान की रक्षा की भी उन्होंने यहाँ बात की थी। गांधी जी स्वयं गुजरात से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने गुजराती भाषी लोगों को शिक्षित करने के लिए, अपनी मातृभाषा गुजराती के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए उन्होंने उनको बहुत प्रोत्साहित किया था। इसमें उन्होंने दिसंबर 1915 में संग्रामपुर, सूरत के जैन विद्यार्थियों ने गांधी जी को पुस्तकालय के उद्घाटन में बुलाया था। वहाँ बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने भाषण दिए थे और जब गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने उन विद्यार्थियों को फटकार लगाते हुए कहा था, उन्हें फटकार लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहाँ जितने भी भाषण विद्यार्थियों ने दिए वो सब अंग्रेजी में दिए थे। उन्हें फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा था कि क्या आप अपने विचार अपनी मातृभाषा में प्रकट नहीं कर सकते। अब यहाँ मातृभाषा में एक बात क्लियर रखनी जरूरी है कि मातृभाषा का मतलब हिंदी नहीं है। जिस व्यक्ति की जो भी मातृभाषा है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, जो भी है, यहाँ उन सभी मातृभाषाओं की बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ गुजरात के भाषण का जिक्र किया जा रहा है तो यहाँ गुजराती की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर विद्यार्थियों को डांटते हुए कहा था कि आप यहाँ अंग्रेजी में लगातार भाषण दिए जा रहे हैं, आप हिंदुस्तानी में भाषण देते, आप किसी भी भारतीय भाषा में भाषण देते या फिर अपनी मातृभाषा में भाषण देते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या आप अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं? साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति अपने मातृभाषा का त्याग करके दूसरी भाषा को अपना लेता है वो व्यक्ति मातृभाषा के सर पर बोझ के समान होता है, वो उसके भार के समान होता है। और जो व्यक्ति मातृभाषा का सम्मान नहीं कर सकता, उसे अपना नहीं सकता, वो व्यक्ति राष्ट्र की आत्मा के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए सबसे बड़ा घातक साबित होता है। इसके साथ साथ उनका ये जो संघर्ष था, उनके ये जो प्रयास थे, इन प्रयासों को बहुत सराहना भी मिल रही थी और बहुत सारे लोग जो हैं उनके संघर्ष से जुड़े भी हुए थे और बहुत सारे लोग इस गांधी जी के इस संघर्ष को पसंद भी कर रहे थे और उसका सराहना भी कर रहे थे। इन लोगों में जिनका जिक्र यहाँ रामविलास शर्मा जी ने किया है वो किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी की सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं और हिंदी के जाने माने साहित्यकार भी रहे हैं। तो उनका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ये जो 1915 में, दिसंबर 1915 में जैन विद्यार्थियों के जो भाषण उन्होंने दिया था सूरत में, उस भाषण का जो हिस्सा था
1916 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापा था, और इसलिए छापा था क्योंकि वो गांधी जी की जो बातें थी भाषा को लेकर, भाषा की रक्षा को लेकर, सम्मान को लेकर, उनसे वो सहमत थे और गांधी जी के संघर्ष का वो समर्थन करते थे। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1916 में इसको प्रकाशित किया था। साथ ही यहाँ पर जो भाषा समस्या को लेकर जो बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि लोगों के मन में ये बात घर कर गई थी कि यहाँ जो वायसराय हैं वो अपना सारा राजकाज अपनी भाषा में करते हैं, अंग्रेजी भाषा में करते हैं, तो उनसे बातचीत करने के लिए हमें उनकी भाषा में, अंग्रेजी में बात करनी आवश्यक है। गांधी जी ने इस बात पर चर्चा करते हुए कहा कि मैं उनसे बात करते हुए अपनी हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करूँगा, और अगर मेरी भाषा में कुछ भी ऐसा होगा जो वायसराय के हक में होगा या उनको लाभ प्रदान करने वाला होगा, तो वो मेरी बात मेरी भाषा में, मेरी जुबान में जरूर सुनेंगे। और इस बात को सभी लोगों को, खासकर राजनीतिज्ञों को जरूर अमल में लाना चाहिए। और उन्होंने इस बात को दृढ़ता से अपने जीवन में लागू भी किया था कि मुझे किसी भी अंग्रेजी शासक से बात करनी है तो मैं अपनी भाषा में ही बात करूंगा। इसके बाद 1931 में संयुक्त भारत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसमें विभिन्न प्रांतों के सेठ और व्यापारी इकट्ठे हुए थे। वहां पर अंग्रेज भी थे। अंग्रेजों की उपस्थिति में गांधी जी ने वहां पर अपना भाषण हिंदी में दिया था, और इस भाषण में उन्होंने जो बात बताई थी वो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि 1918 में इसी जगह पर कराची में जहां ये वाला अधिवेशन हो रहा था, वहां 1918 में भी एक अधिवेशन हुआ था। तो उस अधिवेशन को याद करते हुए उन्होंने यहाँ भाषण देते हुए ये बात बताई थी कि 1918 में इसी जगह पर जब भाषण हुआ था मेरा, तब मैंने वायसराय से एक गुजारिश की थी, अनुमति उनसे ली थी कि मैं अपना भाषण अपनी भाषा में देना चाहता हूँ, मैं अपना भाषण हिंदी में देना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरी अनुमति, जब मैंने उनसे ये अनुमति मांगी तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं अपनी भाषा में अपना भाषण दे सकता हूँ। तो ये बात बताने का उनका उद्देश्य ये था कि हमें अपनी बात कम से कम सामने रखनी चाहिए, और अगर हम कोई भी बात ऐसी करेंगे अपनी भाषा में जो अंग्रेजों के लाभ की होगी, तो वो हमारी बात अब हमारी ही भाषा में जरूर सुनेंगे। और इस बात का उदाहरण देते हुए उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों से ये गुजारिश की थी कि आप सभी अपने भाषणों में हिंदी का या हिंदुस्तानी भाषाओं का जो है प्रयोग करें, और हिंदुस्तानी का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा की रक्षा आप अंग्रेजी की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने बात स्पष्ट की थी। इसके बाद उन्होंने रामविलास शर्मा जी ने 5 जुलाई 1928 में यंग इंडिया में गांधी जी का एक वक्तव्य छपा था, एक लेख छपा था। उसमें उन्होंने जो नवयुवक हैं उनको अपनी मातृभाषा के प्रति जागृत करने का प्रयास किया था। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग जो हैं विदेशी भाषा सीखने, अन्य भाषा सीखने में अपनी ऊर्जा जो व्यर्थ कर रहे हैं, जो अपना समय लगा रहे हैं, उसकी आपके दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। हम आज भी इस बात को देखें तो हम अपने जीवन का, अपने जीवन छोड़िए, हम अपने दिन का 90% काम अपनी भाषा हिंदी या जो भी जिसकी भाषा है उसमें करते हैं, ना कि हम अंग्रेजी में करते हैं। उसके बावजूद अंग्रेजी का इतना ज़्यादा भार हमारे दिमाग पर है कि हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। यही बात 1928 में गांधी जी ने नवयुवकों को संबोधित करते हुए कही थी कि आप जो इस अंधविश्वास से घिरे हुए हैं कि प्रगति की भाषा हिंदी हो सकती है, हिंदी नहीं हो सकती, सिर्फ अंग्रेजी ही होगी, इस भार से मुक्त होने की आवश्यकता है। और ये विदेशी भाषा के चंगुल में जो आप इस तरीके से घिरे हुए हैं, ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि गांधी जी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो अंग्रेजी के प्रभुत्व से जो राष्ट्र की आत्मा का नाश हो रहा था, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। उनका मानना था कि अगर हमारी भाषा ही नष्ट हो जाएंगी तो हमारे राष्ट्र की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हर राष्ट्र की जो पहचान है वो उसकी संस्कृति होती है, और संस्कृति का जो पहला बिंदु होती है वो उसकी भाषा होती है। और किसी भी देश पर
अधिकार स्थापित करने के लिए या उस पर कब्जा करने के लिए उसकी संस्कृति को कब्जा करना सबसे पहली ज़रूरत होती है, और उसके लिए सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो उसकी भाषा पर अधिकार करना होता है। और अंग्रेज़ों ने ये काम बहुत बखूबी किया था, जो हम आज तक उसको देख रहे हैं। तो ये गांधी जी की सबसे बड़ी चिंता थी, और सचमुच उनकी चिंता बहुत जायज़ थी। इस चिंता को हम आज बहुत अच्छी तरह फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। गांधी जी के जितने भी ये विचार थे, इन सब विचारों को जो अंग्रेजी प्रेमी थे, अभी अंग्रेजी प्रेमी सिर्फ अंग्रेजों के नुमाइंदे नहीं थे या अंग्रेजी सरकार के वो लोग नहीं थे जो अंग्रेज थे, बल्कि अंग्रेजी प्रेमी वो लोग भी थे जो भारतीय थे लेकिन वो अंग्रेजी का समर्थन कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो अंग्रेजी प्रेमी थे और गांधी जी की इन बातों को सुनते थे, तो गांधी जी की ये सारी बातें उन्हें जो है मानसिक संकीर्णता लगती थी। उन्हें लगता था कि ये विचारों में उनके खुलापन नहीं है, इसलिए वो एक ऐसी भाषा को नहीं अपना पा रहे हैं गांधी जी जो कि वैज्ञानिक भाषा है और जिसमें देश की प्रगति संभव है। इसके साथ साथ इसके बाद रामविलास शर्मा जी ने गांधी जी के इस नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि गांधी जी अंग्रेजी भाषा को वाणिज्य और कूटनीति की भाषा मानते थे, और ये मानते थे कि उनकी ये जो भाषा है ये पूरे राष्ट्र की जो अपनी एक पहचान है, एक अस्तित्व है, उसको छीन लेने वाली भाषा है। इसके बाद रामविलास शर्मा जी ने 1918 का जिक्र करते हुए गांधी जी के एक वक्तव्य का जिक्र किया है कि गांधी जी ने 1918 में कहा था कि हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए। ये बात वो राजनीतिज्ञों से कह रहे थे कि हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि हमारे जितने भी राजनीतिक और जितने भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनसे हमें अंग्रेजी को बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। अंग्रेजी का वहाँ एक शब्द भी हमें नहीं सुनना चाहिए, ना ही हमें उसे अपनाना चाहिए। और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो अंग्रेजी की जो ताकत है, अंग्रेजी की जो क्षमता है, उसको हम कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाएंगे और हमारी जो अपनी भाषाएं हैं उनको इससे बल मिलेगा। इसके बाद इसी बात को जब आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है। उन्होंने राजा राम मोहन राय का जिक्र किया है। मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता, लेकिन यहाँ भी इसका जिक्र हुआ है। राजा राम मोहन राय, भारत में समाज सुधारकों की जब बात की जाती है तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, बावजूद इसके वे अंग्रेजी के समर्थक थे। उन्होंने होम संप्रदाय के सामने जब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात की जा रही थी तो उन्होंने अंग्रेजी के समर्थन में, यानी कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी जो है शिक्षा का माध्यम बने, तो उन्होंने एक मेमोरेंडम पेश किया था जिसमें उन्होंने अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन किया था। इस बात पर गांधी जी काफ़ी दुखी थे और उन्होंने शुद्ध होकर ये कहा था कि राजा राम मोहन राय मेरी नज़र में और बड़े समाज सुधारक बनते यदि वे इस संदर्भ में अपनी भाषाओं को या हिंदी को या फिर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने का समर्थन करते। तो यहाँ पर दो नाम उन्होंने विशेष रूप से लिए हैं, एक राजा राम मोहन राय, एक लॉर्ड मैकाले का नाम उन्होंने यहाँ लिया है। हालांकि मैं लॉर्ड मैकाले पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। लॉर्ड मैकाले ने ही भारत में अंग्रेज़ी प्रधान शिक्षा नीति को लागू किया था और उसका समर्थन जो है इधर से हमारी तरफ से राजा राम मोहन जैसे बहुत सारे लोगों ने किया था। तो लॉर्ड मैकाले का ये कहना था कि मैं भारतीयों की मानसिकता में इस कदर अंग्रेजी को भर दूंगा कि उन्हें अपनी भाषा पर शर्म महसूस होने लगेगी। और मुझे लगता है कि वो अपने इस कार्य में सफल भी रहे हैं। जो बात मैंने बोली है एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं थे, पर उनकी बात यही थी। आप चाहें तो इसे लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति रही है आप उसमें पढ़ सकते हैं इसे। तो राष्ट्र की संपर्क भाषा अंग्रेजी बनाने का और शिक्षा में अंग्रेजी को बनाए रखने में राजा राम मोहन राय ने समर्थन दिया था। तो इस बात पर जो है गांधी जी नाराज हुए थे। तो ये वाली जो बात है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है और यहाँ पर ये बताया भी हुआ है। ये थॉट्स ऑन नेशनल लैंग्वेज पेज नंबर 17 पर ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने
लोकमान्य तिलक का जिक्र किया है। उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि लोकमान्य तिलक जो थे वे मराठी थे और एक अच्छे लेखक थे। वे हिंदी बहुत अच्छी तरह नहीं जानते थे, बावजूद इसके वे राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समर्थक थे। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि मैं हिंदी समझ सकता हूँ और टूटी फूटी हिंदी बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं व्याख्यान हिंदी में नहीं दे सकता। उनका ये पूरा का पूरा जो वक्तव्य है ये सरस्वती पत्रिका के फरवरी 1917 के अंक में छपा हुआ है। उन्होंने ये बात बोली कि मैं व्याख्यान हिंदी में नहीं दे सकता, लेकिन मैं समझ और बोल सकता हूँ हिंदी में। इसके संदर्भ में उन्होंने केसरी का एक पूरा का पूरा हिस्सा जो है हिंदी में निकालना शुरू किया था और ये हिंदी के पक्ष में एक बहुत बड़ा कदम था और गांधी जी ने इसकी बहुत प्रशंसा की थी और उन्होंने कहा था कि ये लोकमान्य तिलक का ये कदम सराहनीय है। साथ ही लोकमान्य तिलक की का जो ये कदम था, ये जो प्रयास था, जो अंग्रेजी प्रेमी लोग थे उनकी नज़रों में कभी आया नहीं था। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो ये अंग्रेजी को लेकर एक मानसिक गुलामी में हम लोग जी रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हम गुलामी की कई परतों में घिरे हुए थे, जिन परतों में से एक परत भाषागत गुलामी भी थी। हमें न केवल अपने देश को स्वतंत्र करना था, बल्कि हमें हमारी भाषाओं को भी स्वतंत्र करना था। साथ साथ हमें देश की स्वतंत्रता के साथ साथ मानसिक गुलामी से भी स्वतंत्रता की आवश्यकता थी। ये बातें उन्होंने यहाँ पर सोवियत संघ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी सारी की सारी वैज्ञानिक प्रगति अपनी भाषा में की है, तो फिर हम इस मानसिक गुलामी में क्यों पड़े हुए हैं कि हमें अपनी वैज्ञानिक प्रगति के लिए अंग्रेजी का सहारा लेने की आवश्यकता है। तो इस दूसरे सूत्र में गांधी जी ने इन सारी बातों का जिक्र किया है। गांधी जी की भाषा नीति का तीसरा सूत्र था कि भारतीय जनता की असली राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब हिंदी का समर्थन उन्होंने क्यों किया कहा, और इनके सूत्र में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को हालांकि मैंने अपने एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया है, फिर भी मैं यहाँ बताऊंगी कि राष्ट्रभाषा कहते किसे हैं। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली, समझी और प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को कहते हैं। यानी कि किसी भी देश का जो ज्यादा से ज्यादा जन समुदाय होता है, या तो उसे बोलता हो, उसे पढ़ता हो, उसे लिखता हो, उसे समझता हो या उसका प्रयोग करता हो, किसी भी तरीके से वो भाषा राष्ट्रभाषा होती है। तो इसके लिए गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भारत में राष्ट्रभाषा का दर्जा सिर्फ हिंदी पा सकती है, क्योंकि भारत बहुभाषी राष्ट्र है और इतनी सारी भाषाओं की उपस्थिति में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों से, एक बोली भाषा के लोग दूसरी बोली भाषा के लोगों के साथ जब संपर्क स्थापित करते हैं तो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हिंदी है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब की उन्होंने बात की कि ये लोग आपस में जब बात करते हैं तब अपनी भाषा में बात नहीं करते, बल्कि हिंदी में यहाँ पर बात की जाती है। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है दक्षिण भारत का। तो उन्होंने दक्षिण भारत की बात करते हुए उन्होंने अपने एक अंडमान में रहने वाले एक मित्र की बात का यहाँ उदाहरण देते हुए कहा है कि उनके मित्र ने उन्हें बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलते हैं, लेकिन जब एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति से अपनी बात करता है तो वो व्यक्ति हिंदी का प्रयोग करता है। इसके साथ साथ गांधी जी ने एक और उदाहरण दिया। रेल यात्रा के दौरान उन्होंने तेलुगु बोलने वाले व्यक्ति को दूसरे सहयात्री से बात करते हुए जब देखा तो उन्होंने पाया कि वो बात करने के लिए तेलुगु का प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि टूटी फूटी जैसी भी हिंदी उसको आती है उसमें ही वह उनसे बात कर रहे हैं। तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दक्षिण भारत की भी स्थिति यह है कि वहां भी अलग अलग भाषाएं हैं और उन सारी भाषाओं की उपस्थिति में भी लोग एक दूसरे से बात करने के लिए हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने द ट्रू इंडिया, जो कि 1939 यानी कि 1939 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी द ट्रू इंडिया। इसके लेखक थे C.S. एंड्रूज।
इन्होंने अपनी किताब में एक जगह जिक्र किया है कि मेरे पास एक व्यक्ति आया और मैं उससे अंग्रेजी में बात करने लगा तो वो मेरी बात नहीं समझ पाया और उसने बोला कि आप मुझसे हिंदुस्तानी में बात कीजिए, और जब मैंने उनसे हिंदी में बात की तो वो मेरी बात बहुत आसानी से समझ गए। तो इन सारे उदाहरणों को देते हुए वो ये गांधी जी इस बात को स्पष्ट करना चाहते थे कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सभी बहुभाषी लोग जो हैं समझ सकते हैं, भले ही वो उसे लिख ना सकते हो, पढ़ ना सकते हो, लेकिन बात व्यवहार में हिंदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात विशेष रूप से कही कि उत्तर और दक्षिण के बीच में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में संपर्क के लिए एक नई भाषा अंग्रेजी को गढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास अपनी भाषाएं मौजूद है, जब हम अपनी हिंदी का प्रयोग कर कर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, तो संपर्क के लिए अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बंगाल का भी जिक्र किया कि बंगाल के लोग भी टूटी फूटी हिंदी जानते हैं, यहाँ तक कि बम्बई के सेठों के यहाँ जो मजदूर, कामगार, कारीगर काम करते हैं वे भी उनसे बात करने के लिए टूटी फूटी हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र में विद्यमान है। यहाँ उन्होंने क्लियर किया है कि पश्चिमी पंजाब से पूर्वी बंगाल तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी हर जगह पर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। साथ ही उन्होंने ये बात भी क्लियर की है कि यहाँ जिस हिंदी की बात की जा रही है वो व्याकरण सम्मत हिंदी नहीं है, यानी कि जिस हिंदी की यहाँ बात की जा रही है वो हिंदी व्याकरण मुक्त हिंदी है, क्योंकि जब एक दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हिंदी का प्रयोग करेगा तब वो व्याकरण के बोझ को लेकर नहीं चलेगा, वहाँ उसको जैसा प्रयोग करना होगा हिंदी को वो उस तरीके से प्रयोग कर कर अपनी बात को बताने के लिए उसका वैसा रूप निर्मित कर लेगा। तो यहाँ पर हिंदी जो है आम बोलचाल की भाषा हिंदी है, ना कि व्याकरण सम्मत हिंदी है। इसके साथ साथ डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कुछ शोध परक बातें यहाँ पर लिखी हैं, जिसमें उन्होंने 1921 में यंग इंडिया में जो गांधी जी ने लिखा था उसमें उन्होंने लिखा कि बंगाल के लोग अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर ही भारत की कोई और भाषा नहीं सीखना चाहते। ये बात जो है थॉट्स ऑन नेशनल लैंग्वेज पेज नंबर 17 पर भी लिखी हुई है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि बंगाल में भी बहुत सारे ऐसे भाषाविद हैं जो बंगाल में रहते हुए हिंदी के समर्थन में काम कर रहे हैं। इसमें उन्होंने डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी का नाम विशेष रूप से लिया है। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1916 में लखनऊ की एक सभा में गांधी जी के निर्देश में हिंदी देवनागरी को लेकर जो प्रस्ताव रखा गया उसके समर्थन में श्री रामस्वामी अय्यर और श्री रंगस्वामी आयंगर थे। ये दो नाम उन्होंने विशेष रूप से लिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने भारत की राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जानी चाहिए और हिंदी होनी चाहिए, ये प्रस्ताव संविधान सभा के सामने गोपाल स्वामी आयंगर ने पेश किया था। ये बात भी यहाँ पर गांधी जी ने रखी है। और साथ साथ एक विशेष बात रामविलास शर्मा जी ने यहाँ रखी है कि कांग्रेस का दिसंबर 1916 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जहाँ पर मद्रास का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत सारे लोग, मद्रासी लोग वहाँ पर मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने कहा, वहाँ उस अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि आज यहाँ भाषण जो है वो हिंदी में हो, और उन्होंने अपना भाषण हिंदी में शुरू किया। लेकिन मद्रासी प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इंग्लिश प्लीज का नारा लगाना शुरू किया। तब वहाँ उन्होंने कहा कि मैं आपकी इस बात को एक शर्त पर मानने के लिए राजी होऊंगा कि जब कांग्रेस का अगला अधिवेशन होगा तब आप सभी लोग हिंदी सीख कर आएंगे और अगली बार यहाँ भाषण सिर्फ हिंदी में होगा। और इस शर्त पर उन्होंने वहाँ भाषण दिया और इसका जिक्र सरस्वती पत्रिका के फरवरी 1915 के अंक में जो है छपा हुआ है। तो गांधी जी ने इस तरीके के बार बार प्रयास किए कि वो लोगों को खासकर राजनीतिक अधिवेशनों में, सभाओं में, प्रचार कार्यों में हिंदी का समर्थन करते हुए उन्होंने बहुत जगह अपनी बात रखी। तो ये था उनका तीसरा भाषा नीति का सूत्र।
गांधी जी ने भाषा नीति का चौथा सूत्र प्रस्तुत करते हुए कहा, या उनका जो चौथा सूत्र है वो है, कांग्रेस की अपनी राजनीतिक कार्यवाही की भाषा जो है वो हिंदी होनी चाहिए। ये सूत्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कांग्रेस की जो भाषा प्रयोग की जो नीति थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को अपनी सभी नीतियों से अंग्रेजी को बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने माना कि भाषा समस्या का जो प्रस्ताव है वो सबके सामने रखना ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्य अंग्रेजी में ना हो। सभी नेता अपने भाषण, अपना कार्य, अपनी सभाएं हिंदी में करें, क्योंकि उन्हें जिन सभाओं को वो संबोधित करते हैं अंग्रेजी में, उन सभाओं में जो आम जनता मौजूद होती है वो हिंदी जानने वाली होती है, तो उन्हें अपना भाषण जो है वो हिंदी में रखना चाहिए, ना कि अंग्रेजी में रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस की नीति ही बन जानी चाहिए कि वो अंग्रेजी का पूर्णतः बहिष्कार करे, पूर्णतः उसे त्याग दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, और जो स्वतंत्रता के बाद की स्थिति थी कि जब संविधान लागू हुआ तो एक बहुत बड़ी चर्चा संविधान में भाषा को लेकर छिड़ी थी कि हमें अपनी राजकाज की भाषा क्या रखनी चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय तक अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे और उन्होंने राजकाज की भाषा, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को रखा था। तो उन्हें ये समस्या सामने आई कि अब राजकाज किस भाषा में रखा जाए, और ये समस्या इसीलिए खड़ी हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने अपनी नीतियों में या अपने कार्य प्रणाली में अंग्रेजी को प्रमुखता से रखा हिंदी की बजाय। तो उन्होंने ये बात यहाँ रखी कि अगर कांग्रेस ने इस बात पर ध्यान दिया होता तो ये जो डिबेट है ये नहीं चलती, और कांग्रेस में ये प्रावधान भी संविधान में ये प्रावधान रखा गया कि 15 साल तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जो है राजकाज की भाषा बनी रहेगी, और उसके बाद हिंदी पूर्णतः जो है राजभाषा के रूप में लागू कर दी जाएगी। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं बनी, और अंग्रेजी जो है अनिश्चित काल तक जो है हिंदी के साथ राजकाज की भाषा बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। और इस स्थिति के पीछे का जो कारण जो इस चैप्टर में बताया गया है वो कांग्रेस की नीतियों को बताया गया है। इसके बाद जो है रामविलास शर्मा यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि गांधी जी ने बहुत संघर्ष किए कि राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, कांग्रेस की नीतियों के भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित किया जाए, लेकिन वो अपने संघर्ष में असफल रहे, और वो ये काम पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, उसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। और उन्होंने इस संदर्भ में क्या क्या काम किए इसका जिक्र करते हुए उन्होंने जिस सन में उन्होंने जहाँ जो भाषण हिंदी के संदर्भ में कांग्रेस की सभाओं में, अधिवेशनों में दिए उसका जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ के 31वें अधिवेशन में उन्होंने जब इंग्लिश प्लीज, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसमें उन्होंने लोगों से गुजारिश की कि आप अगले अधिवेशन तक हिंदी सीख कर आएंगे। उसके बाद 1918 में उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस दिशा में विशेष रूप से कार्य करें और अपने प्रचार प्रसार की भाषा के रूप में हिंदी को अपनाएं। साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन को भी कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की थी। उनके अधिवेशनों में इस ओर भी हमेशा इस बात पर चर्चा की जाए। 1921 में भी उन्होंने खासकर बंगाल और दक्षिण भारत के जो लोग थे उनसे खास तौर पर कहा था कि मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो हैं कांग्रेस के अगले अधिवेशन तक हिंदी सीखकर जरूर आएं। साथ ही उन्होंने 1924 में कांग्रेस का जो नया विधान धारा 33 जो बनी थी उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस की कार्यवाही हिंदुस्तानी में होगी और प्रांतीय भाषाओं का व्यवहार, अगर हिंदी ठीक से नहीं आती है तो प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है, प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है, और हिंदी हिंदुस्तानी का व्यवहार उन्हें अनिवार्य रूप से करना होगा। ये काम उन्होंने 1924 में ये बात रखी उन्होंने अपनी। 1928 में उन्होंने श्री विजय राघवाचारी के कथन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राघवाचारी जी ने
ये कहा कि हम लोग जो है मद्रासी या बंगाली बाद में हैं, हम हिंदुस्तानी पहले हैं, इसलिए हमें जो है हिंदुस्तानी को अपनाना बहुत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यंग इंडिया में भी लिखा था कि दक्षिण भारत के लोगों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रचार सभा जो है विशेष रूप से कार्य कर रही है और हिंदी को सीखना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हिंदी बहुत आसानी से हिंदी प्रचार सभा के द्वारा सीखी जा सकती है और इस और कार्य भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1931 में भी उन्होंने अपने भाषण में इस बात को रखा कि हम कांग्रेस के लिए ऐसे प्रतिनिधि भेजेंगे, ऐसे लोगों को हम कार्य पर रखेंगे जो दक्षिण के लोगों को हिंदी सीखना और सिखाने का काम करें और वहाँ हिंदी में लोगों के बीच प्रचार प्रसार का काम करें, जिससे लोग प्रेरित हों और हिंदी सीखने में उन्हें कठिनाई या बोझ महसूस ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने 1937 में मद्रास में हिंदी साहित्य सम्मेलन मंच पर भी ये प्रस्ताव रखा कि हिंदी को सीखा जाए और हिंदी को लागू किया जाए। इसका उनके इन सारे प्रयासों का जो एक सार्थक परिणाम हुआ था वो हुआ था 1925 में कांग्रेस ने अपने कानपुर के अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा कि इस अखिल भारतीय भाषा जो थी, अखिल भारतीय भाषा हिंदुस्तानी जो थी, उसको चाहे कहने भर के लिए ही सही राष्ट्रभाषा का दर्जा वहाँ प्राप्त हुआ। ये उनका जो पूरा संघर्ष था उसका एक सकारात्मक पहलू था। साथ ही 1920 में भी जो है बहुत कोशिशें हुई कि जो राजनीतिक भाषा है वो राजनीतिक भाषा के रूप में जो है हिंदी को अपनाया जाए। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद की उन्होंने इस संदर्भ में जो है कांग्रेस के लोगों पर, कांग्रेस के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए यहाँ पर लिखा है कि लेकिन ये जो पूरी की पूरी नीति थी, इस नीति पर जो है कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अमल नहीं किया। कांग्रेसमैन अंग्रेजी बोलने की जिद करते रहे और लोगों को अंग्रेजी बोलने के लिए प्रेरित भी करते रहे। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी और इस स्थिति का परिणाम ये हुआ कि भारत जब स्वाधीन हुआ तब भी हम पूरी तरह स्वाधीन नहीं हो पाए। हमारा देश तो स्वाधीन हो गया लेकिन हमारी भाषा स्वाधीन नहीं हो पाई। हमारी जो मानसिक गुलामी थी, हम उस गुलामी में आज तक भी जकड़े हुए हैं। सरकार और सेक्रेटरीट की भाषा जो है अंग्रेजी ही बनी रही। इससे करोड़ों भारतीय जनता को जो है नुकसान पहुंचा। इसका जिक्र जो है इस चैप्टर में हुआ। और साथ ही आज जो भाषा की हम स्थिति देख रहे हैं, हिंदी की जो स्थिति देख रहे हैं, अपनी भारतीय भाषाओं की जो स्थिति देख रहे हैं, उसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा इसका कारण था कि जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर थी वे अपने राजनीतिक संगठन में अंग्रेजी का व्यवहार करते रहे और यही कारण था कि अंग्रेजी पूरी तरीके से भारत में अपने पैर पसार चुकी थी। यहाँ पर गांधी जी ने कुछ सुझाव भी दिए थे कि अगर भारत के जो राजनीतिक दल और दफ्तर हैं उनसे अंग्रेजी को बाहर निकल जाना चाहिए। अखिल भारतीय अधिवेशन जो होते हैं उसमें अंग्रेजी के व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिए। जितने भी राजनीतिक प्रचार प्रसार होते हैं वो हिंदी में होने चाहिए। पार्टियों के अंदर से, राजनीतिक पार्टियों के अंदर से अंग्रेजी को कम नहीं बल्कि काट कर बाहर कर दिया जाना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने ये भी बात रखी थी कि जो नौकरशाही है, यानी कि जो सरकारी नौकरियां की जा रही हैं उस पर ये दबाव बनाया जाना चाहिए कि काम सारा का सारा जो है वो हिंदी में हो। इसके बाद जब नेता अपने आप अंग्रेजी का बहिष्कार करेंगे तो उनके सामने अंग्रेजी में जो है फाइलें भी नहीं आएंगी और हिंदी का प्रसार भी होगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि शिक्षा का उद्देश्य भी अवसर बनाना होता है, तो शिक्षा में भी ऐसे अवसर पैदा किए जाने चाहिए कि अंग्रेजी की बजाय लोग प्रांतीय भाषाओं में हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ें। खासकर उन्होंने यहाँ पे IAS का जिक्र किया है कि वहाँ जो अंग्रेजी की अनिवार्यता है उस अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। गांधी जी की भाषा नीति का 5वां सूत्र था भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रादेशिक भाषाओं को दबाकर नहीं, उनके पूर्ण विकास के साथ ही संभव है।
इस सूत्र को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा कि गांधी जी का जब से राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था तब से ही उन्होंने अंग्रेजी का विरोध और प्रांतीय भाषाओं का हमेशा ही उन्होंने समर्थन किया था। उनका ये मानना था कि हम प्रांतीय भाषाओं को साथ लेकर ही अंग्रेजी के प्रभुत्व को समाप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में 1890 में गांधी जी ने लिखा था कि भाषा की दृष्टि से ये जान लेना ज़रूरी है कि हम अपने देश को अपना तभी कह सकते हैं जब हम अपनी भाषाओं को अपना कहेंगे, और हम अपनी भाषाओं को त्याग कर अपने देश की बात नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमें अपने देश के प्रति प्रेम है, उसी तरीके से हमें अपनी भाषाओं के प्रति भी प्रेम जागृत करने की आवश्यकता है। इसी से जो है विदेशी भाषा का प्रभुत्व समाप्त होगा। साथ ही उन्होंने ये भी यहाँ पर जिक्र किया कि हमें जो है जिस प्रकार हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सम्मान की बात करते हैं, वही सम्मान हमें अपनी भाषाओं के प्रति भी रखना चाहिए। इसके लिए गांधी जी ने जो है गुजराती बोलने वाले विद्यार्थियों को फटकार लगाई थी, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। इसी के साथ उन्होंने इस बात पर खुशी प्रकट की थी कि गुजराती, मराठी, बंगला, उर्दू आदि जो भाषाएं हैं, इनके जो प्रयोगकर्ता हैं, इनके जो समर्थक हैं, वो बहुत सारी संस्थाएं बना रहे थे इनके विकास के लिए, इनके अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने गुजरात के विद्यार्थियों के समक्ष ये बात रखी थी कि मातृभाषा के प्रति सम्मान जागृत करो, उसमें अपने विचार व्यक्त करो। इसके बाद उन्होंने सन 1927 में दिए गए उनके भाषण का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि हिंदी या हिंदुस्तानी का उद्देश्य यह नहीं कि वह प्रांतीय भाषाओं की जगह ले ले, बल्कि वह अतिरिक्त भाषा होगी और अंतर प्रांतीय संपर्क के काम आएगी। कहने का मतलब उनका ये था कि 1927 में जो उन्होंने भाषण में बात कही थी वो ये थी कि अगर हम हिंदी की बात बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रांतीय भाषाओं की जगह ले लेगी, बल्कि उसका उद्देश्य ये होगा कि वो दूसरे प्रांतों से संपर्क स्थापित करने का एक सेतु बनेगी, एक बांध बनेगी। इसके बाद 1935 में काका कालेलकर से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने उन्हें बताया कि कुछ लोगों का ये मानना है कि आप हिंदी का समर्थन करते हुए अन्य भारतीय भाषाओं का दमन कर रहे हैं। काका कालेलकर भाषा का जो ये क्षेत्र रहा है, इसमें एक बड़ा नाम है। जब आप इस समस्या को और डीपली पढ़ेंगे तब आप काका कालेलकर का नाम भी पढ़ेंगे। तो काका कालेलकर से जब उन्हें ये बात पता चली तब उन्होंने अपने भाषण में, जो कि साहित्य सम्मेलन के मंच पर उन्होंने दिया था, वहाँ से उन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरा कहना बराबर यही रहा है कि प्रांतीय भाषाओं का ज़रा भी अहित हम नहीं करना चाहते, उनका दमन या नाश करना तो दूर की बात है। यानी कि हिंदी के विकास की बात करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरी भाषाओं को अनदेखा किया जा रहा है। गांधी जी ने इस संदर्भ में बहुत अहम बात यहाँ पर कही थी। उनका कहना था कि भारत जो है बहुभाषी राष्ट्र है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं अस्तित्व बनाए हुए हैं। इस आधार पर भारत में जो भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ताकि वहीं की जो अपनी भाषा है, प्रादेशिक भाषा है, उसी में वहाँ का राजकाज हो सके। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट उनका सुझाव रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि भाषा के आधार पर ही कांग्रेस की समितियां गठित होनी चाहिए। जिस भाषा की जिस प्रांत में ज़रूरत है वहीं के लोग जो है उस कांग्रेस की समितियां वहां गठित करें और वहां उनका काज जो है, जो भी उनकी समितियों से संबंधित काम है, वो वहीं की भाषा में होना चाहिए। इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें अहम रूप से कही थी कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होगी, लेकिन प्रांतीय भाषाओं की जगह वह बिल्कुल नहीं लेगी। दूसरी बात उन्होंने इम्पोर्टेंट ये कही थी कि प्रांतों की शिक्षा का माध्यम हिंदी बिल्कुल नहीं होगी, प्रांतों की शिक्षा का माध्यम वहाँ की प्रांतीय भाषाएं ही होंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी का उद्देश्य सिर्फ ये होगा कि लोगों को ये एहसास कराया जाए कि हम भारत के अभिन्न अंग हैं। कहने का मतलब ये था कि भाषा के आधार पर लोगों को ये कभी ना लगे कि हम अगर एक भाषा बोलने वाले हैं
तो हम अलग हैं और दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति अलग है। एक भाषा के रूप में हिंदी को इस तरीके से विकसित करना या इस तरीके से जो है स्थापित करना कि वो भाषा लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखे, लोगों को एकता का अनुभव हो सके। और साथ साथ हिंदी के प्रति उनके जो ये विचार थे वो इसलिए भी थे कि हिंदी क्योंकि पूरे भारत में बोली समझी जाती है, तो इसलिए ये जो विघटनकारी जो नीतियां रही हैं इनके खिलाफ खड़े होने में ये जो भाषा है बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। इसके साथ साथ 1942 में बनारस विश्वविद्यालय में गांधी जी के भाषण का जिक्र रामविलास शर्मा जी ने किया है। उन्होंने यहाँ पर गांधी जी ने इस वक्तव्य में कहा था कि एक के बाद एक विद्यार्थी यहाँ आए, वक्ता आए और वो अपना भाषण अंग्रेजी में देकर चले गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर नेता गुजराती में, बांग्ला में, मराठी में या किसी भी हिंदुस्तानी भाषा में अपनी बात रखते तो ज़्यादा अच्छा होता, और बहुत देर से वो इंतज़ार भी कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारी भाषा में बात करे, लेकिन लोग अंग्रेज़ी में बात करके चले गए। तो उन्होंने ये कहा कि हम इस अपनी ये जो गुलामी है, भाषाई गुलामी है, इसे हम अपनी छाती से चिपकाए क्यों बैठे हुए हैं। उन्होंने यहाँ विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अपनी मांगों को मनवाने के लिए बात बात पर हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो आप क्यों नहीं सर राधा कृष्णन के पास जाते और ये बात रखते कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का जो माध्यम है वो तेलुगु होना चाहिए, यहाँ एक आंध्र विभाग खोला जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि हमें जो है अपनी हिंदी के साथ साथ मातृभाषाओं को भी शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ जो मातृभाषा अस्तित्व में है वही जब शिक्षा का माध्यम रहेगी तो ज्ञान के क्षेत्र जो हैं अधिक खुलेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने गांधी जी ने एक बात और कही, यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था कि अधिकांश जगहों पर जो श्रोता उन्हें सुनने के लिए आते हैं वो हिंदी सुनने वाले लोग होते हैं, हिंदी समझने वाले लोग होते हैं, बांग्ला समझने वाले लोग होते हैं या कोई भी भारतीय भाषा समझने वाले लोग होते हैं, फिर भी वहाँ उनका स्वागत अंग्रेजी में किया जाता है और इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि ये बात बिल्कुल अनावश्यक है, मैं वहीं की भाषा में बात कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं वहीं की भाषा में मेरा अभिनंदन किया जाता। इसके साथ साथ उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सभी सभा संयोजकों को ये हिदायत दी कि आपको इस बात को जो है ध्यान रखना चाहिए। खासकर उन्होंने दक्षिण भारत को लक्ष्य करते हुए उन्होंने लिखा स्पेशली कि ये घटना सभाएं संगठित करने वालों के लिए हर जगह चेतावनी का काम कर रहे, खास तौर पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के सभा संयोजकों को सावधान कर दे कि हिंदी प्रचार सभा जोरों पर काम कर रही है और वहाँ पर भी हिंदी को समझाना बहुत कठिन बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी भाषा नीति का अंतिम और छठा सूत्र दिया कि हिंदी उर्दू बुनियादी तौर पर एक ही भाषा है और आगे चलकर इनका एक सम्मिलित साहित्यिक रूप होगा। जिस समय पर भाषा की ये समस्या खड़ी हुई थी उस समय पर हिंदी और उर्दू दोनों ही एक अच्छी व्यवहारिक भाषा के रूप में भारत में विद्यमान थी। इस ओर उन्होंने बात रखते हुए कहा था कि बुनियादी तौर पर ये दोनों भाषा एकता की भाषा हैं और दोनों भाषा एक ही हैं। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का व्याकरण भी एक जैसा है, अंतर सिर्फ इनकी लिपि का है। लिपि का अंतर होने की वजह से इन्हें दो भाषाओं के रूप में हम नहीं देख सकते। हालांकि ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि उर्दू की तुलना में हिंदी बोलने वाले लोग अधिक थे, इसलिए हिंदी का बोलबाला अधिक था, उर्दू का उससे थोड़ा कम था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उर्दू को त्याग कर हिंदी का विकास हो सकता था, बल्कि गांधी जी की ये नीति थी कि दोनों का एक सम्मिलित रूप होना चाहिए और सम्मिलित रूप होने के लिए दोनों की लिपि एक होनी चाहिए। इसीलिए हम आज देखेंगे तो उर्दू जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उन्होंने ये कहा कि व्यवहार में बोलचाल की दृष्टि से हिंदी और उर्दू दोनों जो है समान रूप से बोली जाती हैं, लेकिन क्योंकि दोनों की लिपियां अलग अलग हैं तो इसलिए इनमें भेद जो है नज़र आता है। इस भेद को हमें
समाप्त करना चाहिए। और उन्होंने यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उर्दू भाषा और लिपि केवल मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे हिंदुओं की भी या और धर्म के लोगों की भी ये मातृभाषा है, जिन्होंने शुरू से उर्दू पढ़ी और समझी और जिनके घरों में उर्दू बोली जाती है। इससे उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उर्दू जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की भाषा है। और बोलचाल के लिए इन दोनों बोलचाल के व्यवहारिक रूप में आने के लिए हिंदी और उर्दू को इस प्रकार घुलना मिलना होगा कि ये दोनों अलग ना लगे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया है कि अंग्रेज़ों के लिए हिंदू और मुसलमान की जो समस्या थी, ये समस्या अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार थी और इस हथियार को ग्रहण करके ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर किया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उर्दू का जो संबंध है वो मुसलमानों से था, इसलिए मुसलमानों के ये अधिकारों से जुड़ गई थी। खासकर प्रश्न जो है उर्दू की रक्षा का था, उसकी लिपि की रक्षा का था। तो गांधी जी का ये कहना था कि उन्होंने हिंदी हिंदुस्तानी का नारा देकर जो है हिंदू मुसलमानों के बीच में एक सेतु बनाने का कार्य किया था, लेकिन भाषा जो है एक बहाना बनकर रह गई थी। बंटवारा फिर भी हुआ और जब बंटवारा हुआ तो लिपि की दृष्टि से जो सिंधी भाषा जो बोली जाती थी वो उसकी लिपि संशोधित रूप से फारसी थी। तो फारसी जो लिपि में लिखी जाने वाली सिंधी जो थी, विभाजन के बाद सिंध पाकिस्तान में चला गया तो वो फारसी लिपि उधर चली गई और जो उर्दू लोग बोलते थे, उर्दू बोलने वाले लोग यहीं रह गए। तो इसलिए जो ये बात थी कि हिंदी की बात की जा रही है, उर्दू को जो है दरकिनार किया जा रहा है, इसको फिर से जो है विभाजनकारी जो नीतियां थी उसमें एक बड़े हथियार की तरह इसका इस्तेमाल किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर किया गया इसके तरीके से। तो भाषा की जो ये समस्या थी, ये समस्या राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात यहाँ रखी कि किसानों की सभाओं में, मजदूरों के संघों में हमें एक ही भाषा को व्यवहार में लाया जाना चाहिए और वो भाषा जो हो उस भाषा की जो लिपि हो वो एक होनी चाहिए। जब हम किसान सभाओं को या मजदूर सभाओं को संबोधित करते हैं या बड़े जन समुदाय को संबोधित करते हैं तो वहाँ उर्दू बोलने वाले लोग भी होते हैं, हिंदी बोलने वाले लोग भी होते हैं। तो उस समय पर ये प्रश्न उठता है कि हम किस लिपि की भाषा का प्रयोग करें, तो वहाँ पर देवनागरी लिपि होनी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने ये बात रखी कि हिंदी और उर्दू का जो भेद नगण्य नहीं था, पंडिताऊ हिंदी और मौलवियाना उर्दू की निंदा करके इस भेद को समाप्त नहीं किया जा सकता था। इस भेद को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने ये सुझाव सामने रखा था कि गांधी जी कहते थे कि भारत की तमाम भाषाएं इंक्लूडिंग उर्दू, इन सबकी जो लिपि हो वो एक हो और एक ही लिपि के व्यवहार पर जोर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने रखी थी कि राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी के लिए वह दोनों लिपियों का व्यवहार आवश्यक बताते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है और आगे चलकर वही जो है व्यवहार में रहेगी। इसलिए वो उर्दू लिपि और उर्दू साहित्य को सुरक्षित रखने की बात हमेशा करते रहे। साथ में उन्होंने ये बात भी रखी कि अगर 50 लोगों की सभा में 10 लोग उर्दू बोलने वाले हों, उर्दू समझने वाले हों, तो उसमें जो अगर हम 2 लिपियों का प्रयोग करेंगे वहाँ पर, तो इससे संगठन जो है वो कमज़ोर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी भाषाएं भले ही उर्दू और हिंदी अलग अलग रहें, लेकिन इनकी लिपि एक होनी चाहिए और इन दोनों भाषाओं को एक दूसरे में घुल मिल जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक व्यवहारिक बात यहाँ रखी कि हिंदी और जो उर्दू है, इन दोनों की लिपियों को बराबरी का दर्जा न देकर एक लिपि को प्रधान और दूसरी लिपि को प्रादेशिक व्यवहार के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने यहाँ पर रखी और साथ ही उन्होंने ये रखा कि हमें उर्दू की लिपि
की भी रक्षा करने की आवश्यकता है और इसलिए देवनागरी लिपि का दर्जा उसे दिया जाना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जो है जोर डाला। साथ ही उन्होंने ये जोर भी डाला कि हिंदी और उर्दू की जो बुनियादी एकता है, दरअसल वो हिंदू और मुसलमानों की एकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सन 1921 में उन्होंने लिखा था कि जब तक हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव बना रहेगा तब तक अरबी फारसी से लदी हुई फारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू का रूप लेता रहेगा। कभी कभी यहाँ उर्दू के अस्तित्व की बात करते हुए कह रहे हैं कि जब तक ये तनाव बना रहेगा तब तक कभी उर्दू जो है वो अरबी फारसी में लिखी हुई उर्दू आएगी सामने, कभी देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली रहेगी। और इस तनाव की स्थिति में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो भाषा को होगा। और इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन दोनों भाषाओं को इस तरीके से घुल मिल जाना चाहिए कि ये अलग ना लगे, और इसलिए ज़रूरी है कि इनकी लिपि को एक हो जाना चाहिए। और वो बार बार भाषा की मूल प्रकृति पर जोर देते रहे। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब बंटवारा हुआ तो पंजाब का भी बंटवारा हुआ और पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ा वहाँ की भाषा पर। पंजाबी के दो रूप विकसित नहीं हो गए, पंजाबी एक ही रही। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उर्दू पाकिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है, इसलिए उसको हिंदुस्तान की लिपि में ही लिखा जाना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जोर दिया और हिंदी और उर्दू में भेद नहीं होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी भाषा नीति के 6 सूत्र दिए और विभिन्न सूत्रों में उन्होंने अलग अलग बातों को रखते हुए हिंदी के विकास, प्रादेशिक भाषाओं के विकास और अंग्रेजी के प्रभुत्व को खत्म करने की ओर जो है इशारा किया, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और उन्होंने इस पर निरंतर प्रयास भी किया। मैं एक बार जो है ये बात बता देना चाहती हूँ कि आप जब इस चैप्टर को तैयार करें तो जो मैंने 6 सूत्र आपको पढ़कर बताए हैं उन 6 सूत्रों को आप एक जगह लिख लीजिए। उन 6 सूत्रों पर प्रश्न आपके आ सकते हैं कि कौन से सूत्र में क्या बात कही गई है और गांधी जी ने कितने सूत्र दिए हैं और उन सूत्रों के नाम बताओ। इस तरीके से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। कोई भी प्रश्न और हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।